नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और अभी ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इजराइल की रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम से एक एडवांस डाटा लिंक सिस्टम नेटकोर को एक्वायर करने का फैसला किया गया है। नेटकोर सिस्टम एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि L-band फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करता है और इसे HAL की तेजस मार्क 1 के साथ साथ Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट में भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। ये इंटीग्रेशन इंडियन एयरफोर्स की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारी इंटरप्रोबेबिलिटी और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर पॉजिटिव वे में पड़ने वाली है। अब थोड़ा नेटकोर सिस्टम की टेक्निकल फीचर के बारे में बात करें तो नेटकोर सिस्टम असल में रफाल का BNet AR सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम का कस्टमाइज्ड वेरिएंट है, जिसे सिक्योर रियल टाइम और ECM रेजिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका L-band ऑपरेशन एयरक्राफ्ट के बीच हाई बैंडविड्थ डाटा, वॉइस और इवन वीडियो ट्रांसफर को भी अलाउ करने वाले हैं। इस सिस्टम का मल्टी बैंड मल्टी चैनल सपोर्ट इसे काफी अडेप्टेबल बनाता है और सॉफ्टवेयर डिफाइंड होने की वजह से इसको फ्यूचर अपग्रेड के लिए भी तैयार रखा जा सकता है। इसका मतलब ये कि तेजस मार्क 1 और Su-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट अब रियल टाइम में AWACS सरफेस टू मिसाइल सिस्टम और कमांड सेंटर के साथ डायरेक्टली डाटा को शेयर कर सकते हैं, जिससे बैटलफील्ड का एक पूरा कंप्लीट सिचुएशनल अवेयरनेस पिक्चर वहां पे बना रहने वाला है। अभी जो तेजस मार्क 1 स्क्वाड्रन ऑपरेशन हो चुके हैं, जिनको अभी फॉरवर्ड एयरवेज पे यानी कि लेह जैसे एयरवेज में डिप्लॉय करना स्टार्ट किया जा रहा है। नेटकोर सिस्टम के इंटीग्रेशन होने के बाद ये तेजस मार्क 1 को इफेक्टिवली पॉइंट डिफेंस फाइटर के रोल में काफी मदद करने वाला है, जो Su-30 MKI और रफाल जैसे प्लेटफॉर्म के साथ रियल टाइम डाटा को शेयर कर पाएंगे, जो कि उनकी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को कई गुना तक बेहतर करने वाला है। अगला अपडेट DRDO के UAV लॉन्च मिसाइल सिस्टम की तरफ से। DRDO की तरफ से अपने UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यानी कि ULPGM का वर्जन 3 को सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है। इस टेस्ट को आंध्र प्रदेश के कुरनूल में नेशनल ओपन एरिया रेंज पर कंडक्ट किया गया था और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से भी ट्विटर पर यानी कि X प्लेटफॉर्म पर इस सक्सेस की कंफर्मेशन को दिया गया था। और DRDO के साथ साथ DCCP, MSME और कई स्टार्टअप कंपनी को जो कि इसकी प्रोडक्शन में शामिल थे, उनको बधाई दिया गया था। अब ULPGM वर्जन 3 के बारे में बात करें या इसकी टेक्निकल डिटेल और इवोल्यूशन के बारे में बात करें तो ULPGM का ये वर्जन 3 वेरिएंट पहले के वर्जन 2 का एक एडवांस वेरिएंट है, जिसको टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी की तरफ से डेवलप किया गया है। वर्जन 2 में मल्टी वॉरेट कन्फिगरेशन हमको देखने को मिला था, जबकि वर्जन 3 में इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर और डुअल थ्रस्ट प्रोपल्शन जैसे सिस्टम हमको देखने को मिलने वाला है, जो कि एरो इंडिया 2025 में हाईलाइट किया गया था। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये UAV से लॉन्च किया जा सकता है, जो कि मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए काफी कॉम्पैक्टेबल बनने वाला है। अब अगर इसकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ULPGM वर्जन 3 की सफलतापूर्वक टेस्टिंग ये दर्शाता है कि भारत अब अनमैन्ड प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी में स्टेडीली आगे बढ़ता जा रहा है, जो कि आगे के समय में मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। ये कैपेबिलिटी भारत को टैक्टिकल सुपीरियरिटी देने वाला और कम से कम कोलैटरल डैमेज के साथ सर्जिकल स्ट्राइक को करने में मदद करने वाला है। अगला अपडेट VSF के UAV सर्वेलेंस सिस्टम की तरफ से है। अभी खबर आ रही है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि VSF की तरफ से भी DRDO के आर्चर SR UAV में रुचि दिखाना स्टार्ट किया जा रहा है। UAV DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डेवलप किया गया है, जिसका इस्तेमाल बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए भी किया जा सकता है। खासकर 4096 किलोमीटर लंबी भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर पर इसको ऑपरेट किया जा सकता है, जहां पर इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग और टेररिस्ट एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। लेकिन खास बात यह कि इस UAV को VSF के ऑपरेशनल फ्लीट में शामिल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से क्लियरेंस मिलने की पहले जरूरत है, जो कि अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। आर्चर SR UAV का टेक्निकल डिटेल के बारे में बात करें तो AD की तरफ से डेवलप किए गए रुस्तम 1 ड्रोन के ऊपर बेस्ड है और इसमें आईस्टर कैपेबिलिटीज यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेंस के साथ साथ प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद है। UAV 22,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकता है और लगातार 12 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है और इसका रेंज अप्रॉक्स
अप्रॉक्सीमेटली 220 किलोमीटर के आसपास है। यूएवी 3 से 5 केजी तक की फ्री फॉल बॉम्ब्स और लेजर गाइडेड रॉकेट और ज़रूरत पड़ने पर 4 हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी कैरी कर सकता है, जिनका रेंज 7 से 8 किलोमीटर तक होने वाला है। साथ ही ये डीआरडीओ के अंदर डेवलप किए गए एयर टू एयर मैनपेड मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने के लिए कॉम्पेटेबल होने वाला है। इस यूएवी का डिज़ाइन ऐसा है कि ये सेमी प्रिपेयर्ड रनवे या शॉर्ट रनवे से भी आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, जो वीएसएफ के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल होने वाला है। अब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो 2024 में शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर जो है वहां पर इंस्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ चुका है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और स्मगलिंग नेटवर्क फिर से एक्टिव हो रहे हैं। साथ ही बांग्लादेश की तरफ से बैरक्टर TB2 जैसे यूएवी को अभी भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के काफ़ी पास डिप्लॉय किया जा रहा है, खास करके चिकन कॉरिडोर के आसपास, जो कि भारत के स्ट्रेटेजिक रीजन दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। बैरक्टर ड्रोन 150 केजी के आसपास पेलोड को कैरी कर सकता है, जिसमें मामेल लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि भारत के लिए सीरियस इशू क्रिएट कर सकते हैं या सर्विलेंस चैलेंज को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए वीएसएफ की तरफ से आर्चर यूवी को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है, जिनको भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर पर भी डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन एक डेडिकेटेड यूएवी स्क्वाड्रन को एक्वायर करना बीएसएफ के लिए इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि पहले तो बीएसएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है बल्कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जिस वजह से डेडिकेटेड यूएवी स्क्वाड्रन को रेज करने के लिए स्पेशल अप्रूवल की जरूरत पड़ने वाली है। और इसके अलावा बीएसएफ के पास अभी तक फुली ऑपरेशनल यूएवी स्क्वाड्रन मौजूद नहीं है, जिस वजह से नए स्क्वाड्रन को एस्टेब्लिश करने से उनके लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल ड्रोन ऑपरेटर की जरूरत पड़ने वाली, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कॉस्ट ऐड होने वाला है। और इसी वजह से अभी इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से पहले कॉस्ट रिलेटेड मैटर को ज्यादा स्टडी किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है, जहां एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्रपोजल सामने आया है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से गवर्नमेंट को अभी ये रिकमेंड किया गया कि एमका प्रोजेक्ट के फुल स्केल प्रोडक्शन से पहले ही फॉरेन 5th जनरेशन फाइटर जेट के 2 से 3 स्क्वाड्रन को खरीदने का प्रपोजल रखा जा रहा है। इसका मेन मकसद भारत की नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर एयर सुपीरियरिटी और डिटरेंस कैपेबिलिटी को मेंटेन करने का होने वाला है, खासकर जब रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक रैपिडली इवॉल्व होते जा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी गवर्नमेंट प्रेजेंटेशन में बात बताया था कि 5th जनरेशन फाइटर जेट का इंडक्शन अभी कैपेबिलिटी गैप को फिल करने के लिए किया जा रहा है, जब तक इंडिजिनस एमका फुली रेडी नहीं हो जाता है। और ये पहली बार है जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट के बदले किसी इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने के बारे में रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इसका डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान और चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ होने वाला है। अभी तक फिलहाल डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया, लेकिन फिलहाल 5th जनरेशन फाइटर जेट की सेगमेंट में भारत के पास 2 ही ऑप्शन मौजूद होने वाले, जिसमें से एक यूनाइटेड स्टेट की F-35 होने वाला और दूसरा रशिया की Su-57E फाइटर जेट होने वाला है। इसमें से F-35 को अभी तक भारत को फॉर्मली ऑफर नहीं किया गया और S-400 सिस्टम को एक्वायर करने के बाद इसे यूनाइटेड स्टेट बेचने वाला या फिर नहीं बेचने वाला, इसको लेके भी थोड़ा डाउट किया जा सकता है। लेकिन रिसेंटली लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-35 की एक कस्टमाइज्ड वेरिएंट को भारत को ऑफर करने का जिक्र किया गया था, जिसको लेकर डिटेल प्रपोजल इसी महीने के अंदर ही भारत के पास सबमिट करने की बात की गई थी, लेकिन पिछले हफ्ते इसको थोड़ा पोस्टपोन करने की खबर सामने आया है। वहीं पर दूसरी तरफ रशिया की तरफ से अपनी Su-57E फाइटर जेट को भारत को ओपनली ऑफर किया जा रहा है, जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इसमें सोर्स कोड एक्सेस को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है। तो अभी अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2 से 3 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर करने का प्लान किया जाता है, तो ये Su-57 या F-35 में से कोई एक एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसे भारत एक्वायर करने वाला है। अगला अपडेट मलेशिया के सुखोई Su-30 MKM फाइटर जेट की तरफ से है। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स, जिसके पास अभी 18 Su-30 MKM एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, अब एक्टिवली अपने Su-30 एयरक्राफ्ट में ब्रह्मोस A मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए अभी मलेशिया की तरफ से HAL और ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन के साथ पहले लेवल के डिस्कशन को स्टार्ट किया जा चुका है। अभी जो ब्रह्मोस A मिसाइल, ये ब्रह्मोस मिसाइल का स्पेशली एयर लॉन्च्ड वेरिएंट है, जिसको इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट से फायर करने के लिए डेवलप किया गया था। अब नॉर्मल ब्रह्मोस मिसाइल के मुकाबले इस मिसाइल का एयरफ्रेम अराउंड 500 kg के आसपास हल्का होता है, जिस वजह से इसको एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करना संभव हो पाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसे सिर्फ
फ्लैंकर फैमिली के एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसके लिए फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट में स्पेशल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ने वाली है। एचएएल पहले से ही मलेशियन एयरफोर्स की SU-30 MKM प्लेटफॉर्म की मेंटेनेंस को हैंडल कर रहा है और अभी रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से SU-30 MKM की अंडर कैरेज सेक्शन को मॉडिफाई करने की कॉस्ट को लेकर भी एचएएल को कोटेशन भेजा गया, जिसके बाद ये ब्रह्मोस को कैरी करने में सक्षम होने वाले। लेकिन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन और मिसाइल टेस्टिंग काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है, ऐसा एचएएल की तरफ से बताया गया, क्योंकि एवियोनिक्स के मामले में मलेशियन SU-30 प्लेटफॉर्म इंडियन MKI वेरिएंट से थोड़े अलग हैं, जिस वजह से इसमें ब्रह्मोस को इंटीग्रेट करने के लिए एडिशनल टेस्टिंग की जरूरत पड़ने वाली। अभी रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कॉन्फ्लिक्ट में ब्रह्मोस मिसाइल की कैपेबिलिटी को पूरी दुनिया की तरफ से देखा गया था और उसके बाद इसको एक्वायर करने के लिए काफ़ी सारे रिक्वेस्ट भारत के पास आने लगे हैं। लेकिन फिलहाल ब्रह्मोस एक को सिर्फ वही देश ही एक्वायर कर सकते हैं जिनके पास SU-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद है या SU-27 या SU-35 जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद है और इसी वजह से अभी मलेशिया की तरफ से इसको एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि डील अभी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने वाला है। और अगर मलेशिया इसको एक्वायर करता है तो आगे चल के मलेशिया को चाइना की प्रेजेंस को काउंटर करने में साउथ चाइना सी रीजन मदद करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।